जय हिंद दोस्तों, मैं समीर दंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और ये वीडियो भी है भाई 72 हुरों की सरदार का। तो भाई सरदार साहब निकली हैं पाकिस्तान की पब्लिक के बीच में ये पूछने कि भाई लाल चौक पे तिरंगा फहराया गया है, तो आप लोगों की क्या ओपिनियन है। तो देखते हैं भाई पाकिस्तान की जाहिल अवाम की जहालत किस लेवल तक जाती। ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। आपका नाम? राशिद खान। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट भी और साथ फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। सर 15 अगस्त को लेकर भारत में तैयारियां जो हैं वो जोरों शोर के साथ जारी हैं। भारत ने हर घर तिरंगा के नाम से कैंपेन का आगाज कर दिया है और उन्होंने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लाल चौक पर सबसे ऊंचा भारत का तिरंगा लहरा दिया है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, ये तो एक जब से मोदी सरकार आई है उनका एक नया ही एजेंडा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़। जबकि एक ये जम्मू कश्मीर का एक जो इशू चल रहा है, जबकि ये इशू इस तरह का इशू है कि अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको कोई ये नहीं कहा कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है या इंडिया का हिस्सा है। जबकि ये मोदी सरकार है जो अपने ओछे हथकंडों के साथ अपने इंडिया के साथ उनको मिलाने की कोशिश कर रहा है। जबकि पता है सबको कि वहाँ के लोग वो पाकिस्तान के हैं, उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, वो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। ये बात आप कैसे कह सकते हैं जब वहाँ के लोग हाथों में इंडिया का झंडा लेकर रैलीज निकालेंगे तो हम किस बिहाफ पे कहेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। वहाँ का बच्चा ये कहता है कि हम लोग जो है प्राउडी इंडियन मुस्लिम्स हैं कश्मीर से। तो आप बताएं फिर हम किन लोगों के बिहाफ पे कहते हैं जब कश्मीरी खुद ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, तो हम कैसे कहते हैं फिर ये बात? अच्छा ये देख लो कि इन्हें यूएन रेजुलेशन की ये फटाफट बात करते हैं हर जगह, लेकिन इनको पता है कि यूएन रेजुलेशन क्या है और डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया कौन सा है। पीओके डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है, गिलगित बल्तिस्तान डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है। और ये सो कॉल्ड सहाफ़ी मिस जर्नलिस्ट 72 हुरों की सरदार कभी ये नहीं पूछती कि आपको पता है कि यूएन रेजुलेशंस क्या हैं, कभी नहीं। और कोई भी इनका यूट्यूबर नहीं पूछता क्योंकि इनको पता ही नहीं है। सिर्फ एक बंदा है, वो दाढ़ी वाला, क्या नाम है उसका, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। सिर्फ वो बंदा है जो पूछता भी है, बताता भी है। बाकी भाई साहब इनके अंदर से कोई नहीं पूछता ना कोई बताता। ये सो कॉल्ड एक नैरेटिव पे काम कर रहे हैं, नथिंग एल्स। इसके खिलाफ मैंने वीडियो बनाई, एक बंदा कमेंट में आके कह रहा है, मतलब अलग टाइप की बातें कर रहा था, 2 बंदों ने उसको खुद ही चमका दिया, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो कहीं ना कहीं इनका नैरेटिव चल रहा है यहाँ के लोगों के खिलाफ कि यहाँ के लोग इनकी तरफ वैसे भी रहते ही हैं, तभी तो उनको कमेंट सेक्शन में आई लव यू एंड ऑल दैट कहते फिरते हैं। तो भाई इनकी दोगलापंती यहीं से देख लिया करो आप लोग, थोड़ा समझो इनको, क्योंकि ये लोग सिर्फ एक नैरेटिव पे काम करते हैं, वो समझ जाओ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं। और हाँ, कह रहा है कि इनका कश्मीरियों का दिल धड़कता है। कश्मीरियों का दिल धड़कता पाकिस्तान के लिए, ले जाओ। जिसका दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए लेके जाओ ना, क्यों छोड़ रखा है यहाँ पे। और जो तुम्हारा सिंध में चिल्लाते हैं केपी के में, वहाँ पे बलूचिस्तान में चिल्लाते हैं आज़ादी आज़ादी, उनका दिल किस चीज़ के लिए धड़कता है, जरा उनके लिए भी बोल दिया करो। या बस खाली तुम्हारा कश्मीर पे ही है जाहिल। आप ये कह सकती हैं कि वो जो लोग इस तरह की रैली निकालते हैं, जो इस तरह के इंडियन फ्लैग्स उठा के वो निकालते हैं कि हम इंडिया के साथ इलाहा करते हैं, आपको पता है कि वो सारे वहाँ के जम्मू कश्मीर के हैं? सर मैंने वीडियोस देखी हैं, मैंने इंडिविजुअली लोगों के इंटरव्यूज किए हैं। मैं देखिए, मैंने वो बात जो आपसे कर रही हूँ जो मैंने देखी है, जो मैंने देखा है अपनी आंखों से। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक सहाफ़ी हूँ, मैं हमेशा हक़ाइक़ पर मबनी बात करती हूँ, इसलिए मैंने आपको वो बताया जो मैंने खुद देखा है। अच्छा सुने, देखें, ये तो एक इशू हो गया ना हमें लोकल ग्राउंड पे कि वहाँ के लोग क्या जाते हैं। अब ये देखें कि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो आला सतह पे लोग बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं। ये एक इशू है, इस इशू को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएं, इस इशू को सॉल्व किया जाए कि उसका इल्हाक़ किसके साथ होना है, पाकिस्तान के साथ होना है, इंडिया के साथ होना है। ये तो फिर हमारे हुक्मरानों की एक नाअहली है ना कि अब वो इंडिया के हिस्से में आ रहा है, वहाँ पे उनका वहाँ पे कब्जा है नाजायज़, तो वो अपनी मर्जी से वहाँ जो कुछ चाहे वो करवा सकते हैं। सर देखें, अवाम हमेशा ऐसी हुकूमत का साथ देगी जो उन्हें खाने के लिए सस्ती रोटी, उनको उन्हें इलाज की अच्छी सहूलियात, उन्हें इसके अलावा जो है हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें, उन्हें अच्छी जो है एजुकेशन दे, उनके बच्चों को अच्छा मेयार ज़िंदगी दे। हमेशा वही अवाम उसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी। इंडिया की अच्छा ये कह रहा है कि मतलब इंडिया का जम्मू कश्मीर के ऊपर नाजायज़ कब्जा है। बेटा यूएन में भी ये साबित है पीओके पे पाकिस्तान का नाजायज़ कब्जा है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट इंडिया के पास होंगे। जो राजा हरी सिंह ने हमारे साथ
विलय करने के लिए साइन करे थे, जिसमें 52 रियासतों ने साइन करे थे इंडिया में विलय होने के लिए। समझा गोचू प्रसाद? नहीं समझोगे। कैसे समझोगे? क्योंकि कोई चीज़ पढ़ो और ये अपने आप को जो सहाफ़ी मिस जर्नलिस्ट बोलती है, कभी पढ़ लिया करो, या फिर जनमत में जाके हूरों को ऐसी ट्रेनिंग दोगी। और ये तेरी अम्मी जवान करूँ भूतनी के। सरकार वहाँ पे ये सब कर रही है, इसीलिए इंडिया को वहाँ की आवाम सपोर्ट कर रही है। देखें, वहाँ पे वो कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं अपने साथ उनको मिलाने के लिए। हमें ये चीज़ देखना चाहिए कि जो आज़ाद कश्मीर हमारे हिस्से में है, हम क्या कर रहे हैं। हमारे अगला सवाल आपसे यही था कि वो तो जो कर रहे हैं उन्हें एक अच्छी खुशहाल जिंदगी दे रहे हैं, हम आज़ाद कश्मीर में क्या कर रहे हैं? वही तो कह रहा हूँ ना कि आपने कहा वहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा है। देखो, उनकी गवर्नमेंट तो सोच रही है कि हम वहाँ की आवाम का दिल जो है अपने मुल्क के लिए उनको लाए कि वो हमारे मुल्क के साथ इलाहा करे। तो हमारे क्या कर रहे हैं? आपको पता है क्या हो रहा है? अभी रिसेंटली क्या हुआ है? वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उनको किस तरह हटाया गया, आपको पता है? तो यही तो इशू है ना, हमारे हुक्मरान ही नहीं चाहते, उनका इस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है। उनके अपने जो उनके मकासद हैं, अपने उन्होंने जो कुछ करना है वो उन्होंने सब कुछ वही करना है। सर, अगर हमने आज़ाद कश्मीर का ये हाल कर रखा है जो आप अपनी मुंह से बयान कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि कल को जम्मू कश्मीर भी आ जाता पाकिस्तान की साइड पे, तो हम उनका हाल क्या करेंगे? क्या वो आना चाहेंगे ऐसे मुल्क के साथ जहाँ की आवाम ऑलरेडी 2 वक्त की रोटी के लिए आपस में लड़ रही हो, मर रही हो, जहाँ पे लोगों के तनख्वाहें इतनी नहीं है जितने उनके बिजली के बिल आ रहे हैं? देखें, आप तो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, अब रिसेंटली पाकिस्तान की आवाम क्या चाह रही है, पाकिस्तान की यूथ क्या चाह रही है? वो तो खुद यहाँ से भागने चाह रही है, तो वो कैसे करेंगे? उनको वो तो बहुत दूर की बात है ना। हम खुद अभी पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, अवाम का, यूथ का इस तरह का हाल किया हुआ है, सिस्टम इस तरह का है, एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, इतना ख़राब है, बेरोजगारी इतनी है, लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। फिर सर हम किस मुंह से कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? अच्छा, एक चीज़ देखो कि पाकिस्तानी इनको जाना है, यूरोप कंट्री जाना है, वेस्ट में जाना है, यूएस जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, और बुराइयाँ भी यहीं की करनी है। ये किसी गल्फ कंट्री में नहीं जाते हैं, किसी मुस्लिम कंट्री में नहीं जाते, जाना इनको वहीं है, और फिर बुराइयाँ भी वहीं की करनी है इनको, वहाँ जाके गंद भी फैलाना होता है इनको। क्योंकि पता है कि अगर मुस्लिम कंट्रीज में गए, शरिया के इनके हाथ काटे जाएंगे, गर्दनें उड़ेंगी। जैसे भी पीछे कुछ टाइम पहले, 3-4 महीने पहले एक खबर आई थी, पता नहीं कितने 100 पाकिस्तानियों का सर कलम किया गया था। तो ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, लेकिन जाना इनको वेस्ट में होता है, वेस्ट में जाना है इनको पसंद, उनको वही आता है। अब चाइना तुम्हें क्यों नहीं पसंद आता? तुम्हारा वैसे भी इतना ज़मीन से गहरा, आसमान से ऊँचा, समोसे से खट्टा इमली जैसा दोस्त तुम्हारा, वहाँ क्यों नहीं जाते तुम लोग? सेकंड लार्जेस्ट है इकॉनमी है यार, जाओ वहाँ पे काम वाम करो, लेकिन वहाँ नहीं जाते। वो तो तुम्हें सपोर्ट भी करेगा, करता ही है वैसे तो, हर जगह पे यूएन में तुम्हें सपोर्ट करता है, हर जगह तुम्हें सपोर्ट करता है वो। तो वहाँ जाओ ना, तुम्हें वीज़ा भी इजीली मिलेगा, ज़्यादा एयरवेयर का पंगा भी नहीं है, बाई रोड जा सकते हो वहाँ पे, तो बॉर्डर खोल देगा वो, सी पैक बनाया तुम्हारे यहाँ पे। वहाँ जाके देखो एक बार, नंगा करके ना बिल्ली का पंजे मरवाएगा, समझ गए? बिल्ली से खर्चवाएगा पिछवाड़े पे, और फिर तवे पे मिर्ची वाला पाउडर डाल के रख देगा, वहीं से चिल्लाते भगोगे, आई अम्मी कर दी मेरी बुआ जवान। कि हम पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। बदकिस्मती है कि हमें सिर्फ जस्ट इन नारों के पीछे लगाया गया है। हम पिछले 70 साल से यही नारे ही लगा रहे हैं, हम यही तराने ही सुन रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई हक सच की बात बोलता है, सही बोलता है, तो उसको दबा दिया जाता है किसी भी तरह से। तो यहाँ पे क्या करें लोग? कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई कर सकता है तो एक अच्छा कोई लीडर आता है तो वो कर सकता है। मैं ये नहीं कहता अभी कि इमरान खान बहुत अच्छा है, नवाज शरीफ बहुत अच्छा है, या वो बुरा है या वो अच्छा है। बात ये है कि राइट पर्सन आना चाहिए। एक सवाल सच्ची सच्ची बताइएगा, ये सारी बहस करने के बाद अब आपको क्या लगता है कि कश्मीर कौन डिजर्व करता है? देखें, ऑब्वियसली मैं तो ये चाहूँगा कि वो पाकिस्तान के साथ ही इल्हा करे, मैं चाहूँगा, ठीक है। लेकिन जो हालात है ना, तो वो पाकिस्तान के साथ तो वो नहीं चाहेंगे, ठीक है। लेकिन मेरी दुआ है कि कोई ऐसा लीडर है जो कश्मीर को हमारे साथ इल्हा करवाए, इस तरह उनकी जंग लड़े कश्मीरियों की कि वो हमारे साथ वो ऐसा जुड़ जाए। मुझे ये बताएं, हमें कश्मीरी चाहिए या कश्मीरी ज़मीन चाहिए? हमें कश्मीरी चाहिए, वो लोग चाहिए, वो ज़मीन का हिस्सा चाहिए, वो खूबसूरत लोग हैं। ऑब्वियसली वो हमारे साथ रहना चाहेंगे। जब हमारे हालात अच्छे होंगे तो हमें वो हालात अच्छे करने हैं। मेरा ख्याल है कि कश्मीर का फैसला कश्मीरियों पे छोड़ देना चाहिए कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल छोड़ना चाहिए, बिल्कुल ऐसे छोड़ना चाहिए। वहाँ पे जो रहने वाले हैं उन पे छोड़ना चाहिए। मैं फिर वही कहूँगा कि वो ज़रूर हमारे साथ आना चाहेंगे, कि वो वहाँ पे क्यों नहीं रहना चाहते। आपको नहीं पता कि इंडिया में क्या हो रहा है? वहाँ पे जो एक मज़हब कार्ड खेला जाता है मुसलमानों के साथ, एक सबसे बड़ी वजह यही है कि वो उनके साथ अलहाक नहीं करना चाहेंगे। लेकिन बदकिस्मती से एक इशू ये है कि हमारे मुल्क के हालात इस तरह के हो गए हैं, तो वो अब क्या सोचेंगे वो आपको पता। चचा ने बोला कि मज़हब कार्ड, अब तेरी अम्मी जवान करो हराम खोर, मज़हब कार्ड
तेरी भैंस की आंख। मजहब कार्ड कौन खेलता है सबको पता ही है, मजहब कार्ड कौन खेलता है, कहाँ खेलता है, और उनको कितने मतलब राइट्स हैंगे कि जो मेजोरिटी को राइट्स नहीं है। और तुम्हारे यहाँ के पाकिस्तानी सो कॉल्ड जो पढ़े लिखे भी हैं, मतलब जो इंडिया की डिबेट में आते हैं, फिर इंडियंस पूछते हैं, यहाँ के लोगों को मतलब फुल ऑन डाइवर्ट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। गलती तुम लोगों की भी नहीं है, गलती यहाँ के कुछ पॉलिटिशियंस की है, जो बात तो करते हैं सेकुलरिज्म की, लेकिन माइनॉरिटी फिर से माइनॉरिटी बोल देते हैं। अरे सेकुलर कंट्री में तो माइनॉरिटी और मेजोरिटी का फ़र्क ही नहीं होता। फिर तो एक तबके को पूरे मतलब इतने सारे राइट्स दे रखे हैं कि वो एक मेजोरिटी को दबा देते हैं। लेकिन फिर भी विक्टिम कार्ड कौन खेलता है? जुम्मे की नमाज के बाद पथराव होता है और गलती से इनके घर टूट जाते हैं तो संडे को फिर विक्टिम कार्ड खेलते हैं, उड़ा दिए जाते हैं लोगों के घर, फिर ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, कहते हैं हमारा घर तोड़ दिया गया। तो ये सब इनको कौन देता है? बांग्लादेशी रोहिंग्या घुस के यहाँ पे बैठ जाते हैं, महीने के 3-3 हज़ार रुपये लेते हैं, राशन खाते हैं, फ्री के मौज ले रहे हैं, लेकिन उनको निकालने की बात आती है तो यही सो कॉल्ड विक्टिम्स उनको सपोर्ट करते हैं। ये सो कॉल्ड विक्टिम्स 35-35 टुकड़े कर देते हैं हिंदू लड़कियों के। सो कॉल्ड विक्टिम 26 बार चाकू मार देते हैं ऑन लोड। सो कॉल्ड विक्टिम अपनी ही बीवी को, हिंदू लड़की को और उसकी बेटी को अपने ही कमरे में गाड़ देते हैं मार के। सो कॉल्ड विक्टिम रामनवमी पे, हनुमान जयंती पे पथराव करते हैं। सो कॉल्ड विक्टिम कि अगर कहीं से हिंदू यात्रा जा रही है तो वहाँ पे पथराव होता है, गोलियाँ चलती हैं, तलवारें घुमाई जाती हैं। सो कॉल्ड विक्टिम वेस्ट बंगाल के अंदर हिंदू आबादी ख़त्म कर चुके हैं। सो कॉल्ड विक्टिम मेवात में हिंदू आबादी ख़त्म कर चुके हैं। सो कॉल्ड विक्टिम दिल्ली के अंदर हिंदुओं को भगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सो कॉल्ड विक्टिम्स, तो सो कॉल्ड विक्टिम्स ये हैं, उनकी हरकतें ये हैं। तो यहाँ पे अगर सेफ़ नहीं है इतनी सब चीज़ें करने के बाद भी, तो भैया कहीं सेफ़ नहीं हो सकते पूरे वर्ल्ड में। और ऐसे लोग सपोर्ट करने वाले होते हैं, और कुछ तो अपने आप को पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं और आंख पे पता नहीं कौन सा घोंसा लगा के घूमते हैं, मुझे नहीं पता, एक तबके को सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। बाकी देखते हैं नेक्स्ट चर्चा क्या बोलते हैं। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ? तारा ग्रुप पाकिस्तान है, एग्रीकल्चर कंपनी है वहाँ पे। चलिए ज़बरदस्त। अच्छा, आपको पता है कि 14-15 अगस्त आ रही है। 15 अगस्त को लेकर भारत जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और उन्होंने पिछले साल की तरह इस साल भी हर घर तिरंगा कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के लाल चौक पर सबसे ऊंचा इंडिया का झंडा यानी कि तिरंगा जो है वो लगा दिया गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये सबसे पहले ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी है। सबसे पहले कि हमारे जो झूठे दावे हैं कि कश्मीर हमारा है और हम कश्मीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और हमने हर फोरम पे जाके बात की है, लेकिन उन सब बातों का, उन सब दावों का कोई फ़ायदा नहीं है। जब काम ही नहीं होना किसी चीज़ का तो हम किस चीज़ का दावा करते हैं आवाम के सामने। और आवाम को हमने गुमराह किया हुआ है कि कश्मीर हम ले लेंगे, कश्मीर हमारा है, और उसका हमें कोई अमली मुजाहरा नज़र नहीं आता किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो कौन सी गवर्नमेंट हो, वो PMLN की हो, वो PTI की हो, वो PDM की हो, किसी की भी हुकूमत हो। हम सिर्फ बातों की हद तक ही होता है काम, और इसका फ़ायदा किसी को भी नहीं होता। अरे दावे तो तुम लोग उसके भी करते हो, 4 जंगों के, तुमने 4 जंगें जीती है। दावे तो तुम लोग कहते हो, JF-70 तुमने बना रखा है, तुम लोगों के दावे तुम लोग कहते हो तुम्हारी पाकिस्तान नंबर 1 आर्मी, ISI नंबर 1 खुफिया एजेंसी है। दावे तो तुम लोगों के ये भी हैं, दावे हैं, हमारे पास जज्बा है कटोरा लेके भीख मांगने का। तो तुम्हारे दावे ये हैं। हिंदुस्तान हमेशा हमसे बाजी रह जाता है आगे। तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए बड़ा एम्बैरसिंग मोमेंट है कि उन्होंने वहाँ पे अपना जो फ्लैग को होस्ट किया, वो बड़ा एम्बैरसिंग मोमेंट है पाकिस्तानी आवाम के लिए, सबके लिए। आपको पता है एक वक्त में वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहराता था। नरेंद्र मोदी जब हुकूमत में नहीं थे तो उन्होंने वहाँ पे आकर स्पीच दी थी और कहा था कि यहाँ पर एक दिन तिरंगा लहराएगा, इंडिया का झंडा लहराएगा। और मोदी की सरकार आने के बाद तब से लेकर आज तक वहाँ पर इंडिया का झंडा लहरा रहा है, और इंडिया पूरी दुनिया को ये साबित करने में कामयाब हो चुका है कि कश्मीर जो है वो इंडिया का अटूट अंग है और उनसे बिलोंग करता है। हम दावे करते रह गए और वो कश्मीर ले गए। ऐसा ही है। और मोदी सरकार, आपको पता है जिस तरह की फैसिस्ट उनकी गवर्नमेंट है, और मुसलमानों के वो ऐसे ही खिलाफ हैं, अपने मुल्क में हो चाहे वो कहीं और मुल्क में हो, चाहे वो कश्मीर में हो। उनकी जो भी जितनी भी उन्होंने जुल्म सितम सारे कश्मीरी अवाम पे किए हैं वो किसी ढके छुपे नहीं है। हर बंदा उस चीज़ को जानता है, और इस बात का इल्म जो है वो सारी दुनिया को है, बैनुल-अक़वामी सब चीज़ों का पता है, लोकली भी लोगों को पता है। और इस चीज़ को आपको कैसे पता चला कि कश्मीर में मजालिम हो रहे हैं या जुल्म हो रहे हैं? रिसेंटली आपने कोई खबर देखी हो या सुनी हो? सोशल मीडिया, आपको पता है आजकल ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई चीज़ छुप नहीं सकती। हम यूथ वैसे ही, आपको पता है इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है,
तो वीडियोस वगैरह, पिक्चर्स वगैरह, लोगों के इंटरव्यू और डिफरेंट किस्म की वीडियोस आपको पता वायरल हो रही होती हैं अक्सर औक़ात। सर, जो इंडिया वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है, वहाँ के लोग जो मोदी सरकार से खुश होकर बयान दे रहे हैं, क्या आपने वो सोशल मीडिया पर नहीं देखे? मेरे ख्याल से मैंने अभी तक कोई भी ऐसा बयान नहीं देखा। वो सब मेरे ख्याल से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ताकि लोगों का ब्रेन वॉश किया जा सके कि कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। और वो अच्छा, एक चीज़, ये बड़ी बड़ी बातें कर दी है कि हम बस खाली बोलते रहे कि हम कश्मीर लेंगे, लेकिन कहीं इन्होंने ये बात नहीं करी कि भाई उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन किसके साथ करे थे। कहीं बात नहीं है इन लोगों की। सो कॉल्ड सहाफ़ी, ये दोगला रवैया है इन लोगों का। और इसका चर्चा का मैं जवाब देता हूँ। तुम लोगों के लिए शर्म की नहीं, तुम लोग डूब मरो। अब तुम लोगों के लिए शर्म सबसे बड़ी बात वो है, तुम अपनी माएँ बहनें बेच देते हो चाइनीज़ को। तुम लोगों के लिए वो शर्म की बात है जाहिलो। तुम लोगों के लिए वो शर्म की बात है कि छोटे छोटे बच्चे ऑटो की लाइन में लग के मर जाते हैं। तुम लोगों के लिए वो शर्म की बात है। शर्म की बात ये है कि लोग भूखे मरने से अच्छा अपने बच्चों को जहर दे देते हैं। शर्म की बात वो है। शर्म की बात ये है कि तुम लोगों को हर जगह से गेट आउट पाकिस्तानी बोला जाता है। शर्म की बात तुम लोगों के लिए है। तुम लोगों के लिए सबसे शर्म की बात ये है कि तुम अपनी माओ बहनों को प्रेग्नेंट कर देते हो। तुम लोगों के लिए शर्म की बात ये है जाहिलो। और तुम मोदी गवर्नमेंट को फासिस्ट कह रहे हो। अगर होती ना तो अब तक ना जो भी 30-35 करोड़ मुसलमान हैं, अब तक तो पता नहीं कितना खाली हो चुका होता 10 साल के अंदर। समझ गए? अगर गवर्नमेंट फासिस्ट होती। और जिस बात की तू कह रहा है कि तेरे पास वीडियो सोशल मीडिया पे ना एक से एक प्रोपेगेंडे चलते हैं। ये तेरे सामने जो खड़ी ये भी प्रोपेगेंडा ही चला रही है अपना। पीछे इनके कौन है पता नहीं है क्या? हमें भी सब पता। तो ये तुम्हारा प्रोपेगेंडा है, चलता है जो तुम्हारे न्यूज़ चैनल्स पे चलता है, तुम्हारे ये मीडिया पर्सन्स चलाते हैं। बस दिखाते हैं थोड़ा सा इंडियन व्यूज़ लेने के लिए, यहाँ के लोगों को माइंड वॉश करने के लिए, यहाँ के लोगों को अपनी तरफ करने के लिए, ताकि इंडिया में अगर कोई धमाके धुमके करने हो तो साथ दे दे कोई ना कोई। कहीं ना कहीं भाईचारे वाला प्यार तो दिख जाता है ना। भाईचारे वाला नहीं दिखेगा तो बंदी बंदे वाला दिख जाएगा। तो ये सब प्रोपेगेंडा तुम लोगों का होता है। इंडिया छाती ठोक के पहले भी सामने से ठोकता था, अब भी सामने से ठोकता है। समझ गए? और अब भी तुम वही हिजड़ों वाली हरकतें करते फिरते हो। जैसे तुम्हारी आर्मी, वैसे तुम लोग। प्रोपेगेंडा कौन करता है? ये तुम्हारा बिलावल भुट्टो, सो कॉल्ड बिल्लो रानी। इंडिया आई थी, चिल्लड़ नहीं फेंके थे तो पाकिस्तान जाके रोना धोना कर रहा था दुपट्टा लेके, हाय मेरे को मार दिया, मेरे को नचाया। कोयले पे नचाया था, नंगे पैर से कांच की बोतलों पे नचाया था। तो पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहते। तो ये सब प्रोपेगेंडे हैं सारे। और कश्मीर में फिर ये तिरंगा रैलीज क्यों निकल रही हैं? वहाँ के स्टूडेंट, मकामी लोग जो हैं वो हाथों में इंडिया का झंडा लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं? वहाँ पर आज़ादी की तहरीक को वो सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? ये सब प्रोपेगेंडा है। ये मोदी सरकार, आपको पता है जिस तरह उनका इन्फ्लुएंस है हर गवर्नमेंट में और हर स्टेट के साथ उनके जिस तरह के रिलेशनशिप हैं, ये उनके लिए कोई करना मुश्किल काम नहीं है। सर, उनके रिलेशनशिप तो फिर मुस्लिम ममालिक के साथ ही बहुत अच्छे हैं सवाए पाकिस्तान के, तो फिर वो एंटी मुस्लिम कैसे हुए? एंटी मुस्लिम वो अपने कंट्री में देखें आप, जिस तरह वो सिखों के साथ, दूसरी कम्युनिटी जो है वहाँ की जो बरादरी हैं उनके साथ, मुसलमानों के खिलाफ। मैं 2 दिन पहले न्यूज़ देख भी रहा था कि एक ट्रेन अटैक में उन्होंने बंदों को वहाँ पे शहीद किया है। अब वो मुसलमान थे बेचारे, उनका कसूर सिर्फ यही था कि वो मुसलमान थे। तो ये सारा फैशिस्ट मूवमेंट जो नरेंद्र मोदी की है, ये सारी खिलाफ जाई उसी के लिए है। वो प्रॉपर प्लानिंग है। पसंद लोग तो फिर हर जगह होते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारी तंजीमें हैं जो माइनॉरिटीज के साथ ये सब कुछ करती हैं। और अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर हमारा भी कोई बहुत अच्छा इमेज नहीं है। हम तो दहशतगर्द मुल्क के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इसका इमेज हमारा भी नहीं, तुम्हारा ही सिर्फ। और इस बंदे ने बात कैसे फट से पलट दी। इसने एक बार ये नहीं पूछा कि भाई तुम्हारे इसका सोर्स क्या है, इस खबर का सोर्स कहाँ है, कहाँ से तुमने ये देखी कि 13 बंदे मार दिए। सोर्स क्या है? नहीं पता कोई भी सोर्स। जैसे इनका एक क्या था कि अभी वहाँ पे ये मर गया, वहाँ का अखबार कश्मीर का है, निकला वो पाकिस्तान का साला। कुछ टाइम पहले की बात है। ये बातों को घुमाना बड़े स्मार्टली जानते हैं। और हमारे यहाँ के लोग इनके स्मार्ट चक्कर में सोचते होंगे वो माइनॉरिटीज़ की बात कर दिए तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन ये बात घुमाने में उस्ताद हैं। किसी चीज़ को कंप्लीट नहीं करना होता कि जो टॉपिक चल रहा है उसको कंप्लीट करें कि बात वो आ रही है तो उसको कंप्लीट करें ना। भाई तुझे इसके बारे में पता कैसे है? तुझे कहाँ से पता लगा? यूएन की बात है, यूएन रेजुलेशंस क्या हैं, क्या हुआ था, नहीं बात करनी उस पर, फट से बातें घुमा देते हैं लोग। तो ये दोगले रवैये इनके हैं जिसको आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। हमने काफ़ी अच्छा बेहतर किया है। इमरान खान के दौर में और नवाज शरीफ के दोनों के दौर में इस चीज़ को हमने काफ़ी ज़्यादा मतलब साफ करने की कोशिश की है कि ये टेररिज्म मुल्क नहीं है। और यहाँ पे आपको पता है अब टूरिज़्म भी काफ़ी बढ़ चुका हुआ है। कोविड के बाद भी और कोविड के दौरान भी हमने काफ़ी चीज़ को हैंडल किया है और अब काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अब हमें इतना एज अ सेकुलर और टेररिज्म स्टेट नहीं देखा जाता, लेकिन हम अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से हम पीछे रह रहे हैं। हालांकि हम ये चीज़ें सारी अपनी ठीक कर लें
तो हम कश्मीर को भी आज़ाद करवा सकते हैं बड़ी आसानी से। आपने बोला कि आपने कभी ये नहीं सुना कि कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, वीडियो देखी है। आप बात करें कश्मीर को आज़ाद करवाने की, तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि कश्मीर के लोगों के लिए मोदी सरकार ने जितनी डेवलपमेंट कर दी है, वहाँ पर IT हब्स बन रहे हैं, एजुकेशन का निज़ाम बहुत अच्छा है, हेल्थ का सेक्टर आप देखें, 5G सर्विसेज वहाँ आ चुकी हैं, अमेज़ॉन की फ्लोटिंग सर्विसेज तक वहाँ पर ऑन हो चुकी हैं। और यकीन करें वहाँ पे हर साल जो है मेगा जॉब फेयर होता है, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग आते हैं और वहाँ के कश्मीरियों को जॉब्स देते हैं। पंजाब से ज्यादा खुशहाल हो गया कश्मीर, और आप कह रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह हम दुआ ही कर सकते हैं, हमारे पास दुआ का इख्तियार है, क्योंकि वो नहीं आना चाहते। बस फिर वही बेचारे सच्चे ही हैं। फिर हम ये कह सकते हैं कि उनको भी नजर आ रहा होगा कि यार यहाँ पे आने क्या करना है, इनको तो अपना नहीं है कुछ। वो कहते हैं हमारी फिक्र छोड़ो, अपनी करो। अपनी करो। ये भी एक फिर आप समझ लें एक आईना है हमारे सामने कि हम असलियत को पहचाने और समझें चीज़ों को, क्योंकि एंड आपको कुछ नहीं पता कि कब किस मोमेंट पे क्या चीज़ बदल जाए। इसमें ना आपका अच्छा, ये कह रहा कि इंडिया को टेररिस्ट कंट्री नहीं माना जाता, किसने बोल दिया? तुम्हारे यहाँ से अमेज़ॉन भगा, तुम्हारे यहाँ पे कोई व्लॉगर नहीं आता, तुम्हारे यहाँ कोई बंदा आने से डरता है? क्योंकि तुम रेप कर देते हो उनके। तुम अपनी माँ बहनों को नहीं छोड़ते तो उनको क्या छोड़ोगे घंटा? तुम्हारे यहाँ पे 147, 137 से 147 UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। UN ने जिन्हें टेररिस्ट घोषित करा हुआ है, हाफिज सईद, मक्की, टक्की, पता नहीं कौन कौन। खालिस्तान को तुम सपोर्ट करते हो और कोई सिख फिक नहीं चाहता इसमें, ठीक है ना? वो खालिस्तानी है जिनको तुम सपोर्ट करते हो, और तुम लोग सिर्फ पंजाब के अंदर ड्रग्स सप्लाई करते हो। मेजर एरियाज जो बॉर्डर के हैंगे, गुरदासपुर वगैरह, गुरदासपुर हो गया, पंजाब, अमृतसर हो गया, जो बॉर्डर एरिया के आसपास में जिनके खेत वेत हैं, वहाँ पे तुम लोग ट्रक सप्लाई करते हो ताकि पंजाब के लोग ऐसी हरकतें कर दें। टेंशन मत लो, इनका इलाज हो रहा है अच्छे वाला, क्योंकि हमारी INA और हमारे अजीत डोभाल साहब इनका सबका इलाज कर रहे हैं धीरे धीरे। सबको नंगा करके मिर्ची वाले डंडे दिए जा रहे हैं मस्त वाले, और सोडा पिलाया जा रहा है लेमन, समझ गए? और चिंता मत करो, तुम्हारा नंबर भी धीरे धीरे आएगा। वैसे भी तुम लोगों को तो आइसोलेट वैसे कर ही दिया है, फंदा तुम्हारा इतना टाइट हो रहा है कि तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है अभी तो, और तुम्हारी चूड़ियाँ कसी जाएंगी तगड़ी वाली। कसूर है ना मेरा कसूर है, कसूर इस बात का है कि हमें सच्चाई से वाकिफ करवाए नहीं रखा जाता, हमें सच्चाई बताई ही नहीं जाती। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये चीज़ें आपको पता है बिहाइंड द कर्टन सारी बातें हो रही होती हैं, हमें चीज़ें वो दिखाई जाती हैं जो हमें दिखाना चाहते हैं। वो बस मेन चीज़ें जो होती हैं, जो मेन सारे मुआहदे होते हैं, जो मेन सारी डीलिंग होती है, वो सारी बैक एंड पे होती है। इसका चीज़ों का आपको भी पता है कि किस तरह हो रही होती हैं और किसके साथ हो रही होती हैं, और ये सब सारी आवाम जानती है। ये कोई ढकी हुई चीज़ नहीं। अच्छा, ये बात तो सही करी इसने, बिल्कुल सही बोली है, लेकिन ये सो कॉल्ड सहाफ़ी जी, तो आपने कौन सा सरदार साहब, आपने कौन सा इसको बता दिया कि ये चीज़ ऐसी नहीं है तो ऐसी है? बस खाली तुमने बोल दिया कि कश्मीर में ये डेवलप हो रहा है, वो डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन आपको टेररिस्ट मुल्क क्यों कहा जाता है? कितने लोग तुम्हारे यहाँ पे टूरिज़्म के लिए आए हैं, टेररिज्म के लिए आए हैं? बताया तुमने? नहीं बताया। 137 से 147 UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं तुम्हारे यहाँ पे, बताया? नहीं बताया। क्यों बताओगी? बाकी भाई आप लोगों का क्या कहना है इस 72 रोज़ों के सरदार के ऊपर, इन दो जाहिलों के ऊपर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं समीर यदुवंशी चलता हूँ, मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।